पिछली बार जो मैंने क्लास ली थी उसमें हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो पूरा मैंने आप लोगों को करवा दिया, और आप लोगों से कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग को मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने ग्रुप बनाया था, उसमें भी सिर्फ एक प्रॉब्लम आई थी, उसको मैं अभी वापस रिवाइज कर लेता हूँ कि इस प्रॉब्लम में क्या है। कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई बाल विवाह है तो क्या वो वैलिड माना जाएगा या वो इलीगल है। तो जनरली जो एक्ट के अकॉर्डिंग एज की हम बात करें कि लड़का जो है वो 21 साल का होना चाहिए, और जो स्त्री या नारी या लड़की जो है वो 18 की होनी चाहिए। अगर इससे कम उनकी एज है तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो बना हुआ है उसके प्रोविजन में वो कवर्ड होगा। और एक ही प्रोविजन जो है मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अपना माइक जो है उसको बंद कर लीजिए। तो ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है वो ये कहता है कि अगर इस प्रकार से कोई हो तो जो मैंने आपको बताया था कि जो सजा और जो पनिशमेंट और जुर्माना जो है वो उसमें होगा। कुछ लोग ऐड हो रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आपकी क्लास खत्म होती है तो 11:05 पे खत्म होती है, तो मैं आपको 4-5 मिनट मुझे लगेंगे आप लोगों को वेट करने में, तो उस टाइम में आप एक साथ हो जाइए। अदरवाइज क्या बीच में आप लोग जुड़ते हैं तो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती है। तो अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 11 की, वो ये क्लियर कहता है कि वोइड मैरिज कौन कौन सी है। तो वोइड मैरिज के जो ग्राउंड्स हैं वो सेक्शन 11 में है, और उसमें कहीं पे भी ये ग्राउंड्स नहीं दे रखा है कि अगर एज कम है तो वो मैरिज जो है वो वोइड मानी जाएगी। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 12 की। 12 जो है वो स्पेशल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है। जैसा मैंने आपको कहा था कि संरक्षक की जो सहमति है वो बल से ली गई है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा जो चीजें हैं उसमें। फिर हम बात करते हैं डिवोर्स की। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप इस पे गौर करिए कि यहाँ जो तलाक का अधिकार दे रखा है वो सिर्फ एक महिलाओं को दे रखा है कि जो लड़की है वो 15 साल से 18 साल के होने से तक उस विवाह को जो है वो तलाक, उस ग्राउंड पे तलाक ले सकती है, उसका विवाह जो है कम एज में हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भले ही हमने कहीं इस पे कुछ लिखा नहीं है या इस एक्ट में कुछ नहीं लिखा है कि ये एक विवाह जो है क्या है, लेकिन यहाँ जो उसका तलाक का ग्राउंड राइज हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी जो मैरिज है वो एग्जिस्टेंस में है। तो यहाँ जो एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लॉ में जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम वो तो कहता है कि जो सजा है वो सारी होगी, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम में एक अलग से तलाक का ग्राउंड राइज करा है। इतने से वो मैरिज के ऊपर कुछ नहीं कह रहा है। एक पर्टिकुलर जो वयस्कता की उम्र प्राप्त कर ली जाती है तो उसके बाद ये उदाहरण मानी जाती है कि इनका जो विवाह है वो धीरे धीरे वैलिड की तरह ही चला जाता है। उसके बाद भी आप एक जो राइट है कई हाईकोर्ट ने दिया है, लेकिन फिर भी जब हम शादी की बात करें हिंदू विवाह अधिनियम उसके ऊपर फिर भी मौन है कि वो इसका क्या है। लेकिन फर्दर प्रोसेस की बात करें तो फिर जो एक पर्टिकुलर एज निकलने के बाद में अगर दोनों में से कोई तलाक नहीं लेता है और साथ साथ रहते हैं तो फिर प्रिजम्पशन किया जाता है कि ऐसे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। तो ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अब हम बात करते हैं दत्तक ग्रहण की। जब ये अधिनियम लागू नहीं हुआ तो उससे पहले की अगर हम बात करें तो दत्तक ग्रहण ये माना जाता था कि हर एक व्यक्ति के या जो परिवार है उसमें कहीं ना कहीं पुत्र का होना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के या उस परिवार में पुत्र नहीं है तो एक ये माना जाता था कि अंतिम संस्कार कौन करेगा, या पिंडदान कौन करेगा, या संपत्ति का वारिस, कई सारे ये इश्यूज होते थे। इसलिए जो हिंदू जो धर्म है उसमें बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था पहले किसी संतान का होना, और उसमें भी खास तौर से पुत्र का होना। तो पहले जो दत्तक ग्रहण के प्रोविजन एप्लीकेबल होते थे जनरली वो सारे पुत्रों के ऊपर होते थे। बहुत कम किसी रेयर टू रेयर केस में किसी महिला का जो है दत्तक ग्रहण में लिया जाता था या एडॉप्शन होता था। लेकिन 1956 के बाद में कई सारे चेंजेस हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम में किए गए हैं। अब जो है आज की स्थिति जो है उस स्थिति में एक पुरुष भी दत्तक ग्रहण कर सकता है या एक पुरुष का भी दत्तक ग्रहण हो सकता है। और आज की कंडीशन में एक सिंगल महिला भी किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण में ले सकती है, और इवन कोई लड़की भी दत्तक ग्रहण में जा सकती है। कोई तो जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव था, वेरिएशन था, वो सब कुल मिला के खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि पहले दत्तक ग्रहण कहाँ कैसे गवर्न होता था। तो 1956 से पहले की अगर बात करें तो जो उस समय जो देशी शासक थे उनके जो कानून बने हुए थे उन कानूनों के तहत जो दत्तक ग्रहण गवर्न होता था, या जो मिताक्षरा से जो प्रोविजन होते थे उनसे दत्तक ग्रहण जो है वो वैध माना जाता था। एक एग्जांपल देता हूँ,
उदयपुर का एग्जाम्पल है कि उदयपुर में पहले ही कानून बना हुआ था, 1956 से पहले की बात करूं, 1947 से पहले मान लीजिए आप, क्योंकि तब देश आजाद नहीं हुआ था। अगर किसी व्यक्ति को कोई बच्चा गोद लेना है, पहले ये मैं 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ और उदयपुर की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज स्टेट की नहीं कर रहा हूँ, तो वहां ये प्रोविजन कर रखा था कि पहले उस परिवार में ही कोई देखा जाए कि उस परिवार में कोई बच्चा है या जिसके मतलब माता पिता नहीं, तो पहले उसकी प्रायोरिटी होती थी कि उसकी ड्यूटी होती थी कि पहले उसी बच्चे को दत्तक ले। अगर उस परिवार में कोई बच्चा नहीं है तो फिर वो किसी और हिंदू परिवार से दत्तक ग्रहण कर सकता था। और अगर उसने परिवार के बच्चे को छोड़ के कोई दत्तक ग्रहण किया है तो कई ऐसे मैटर्स में उदयपुर के जो जजमेंट है, पुराने जजमेंट, यानी कि जो उदयपुर के महाराणा थे, उन्होंने ये माना था कि ये ऐसे तो दत्तक ग्रहण नहीं किया जा सकता, पहले जो परिवार के बच्चे को प्रायोरिटी दी जाए। अब हम एक छोटा सा कंपेयर करते हैं कि 1956 का जो अधिनियम लागू हुआ उससे पहले क्या प्रोविजन था और 1956 का जो एक्ट लागू हुआ है उसके बाद में क्या प्रोविजन है। फर्स्ट, पहले की जो कंडीशन थी कि अगर कोई व्यक्ति दत्तक में लेने की बात करें तो कोई व्यक्ति दत्तक में जाने में सक्षम है या नहीं है, ये कैपेसिटी उसकी चेक की जाती थी। तो अभी क्या अधिनियम में भी ये की प्रोविजन है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति दत्तक में जा रहा है तो वो दत्तक में जाने के काबिल होना चाहिए, यानी कि लायक होना चाहिए। तो पहले भी ये प्रोविजन था और आज भी यही प्रोविजन है। 1956 से पहले की बात करें तो कोई व्यक्ति दत्तक दे रहा है किसी बच्चे को, तो क्या वो दत्तक देने के लिए वो काबिल है या उसकी कैपेसिटी है या नहीं है, तो उसकी कैपेसिटी चेक की जाती थी। और आज भी 1956 के बाद भी ये प्रोविजन जो है एप्लीकेबल होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दत्तक दे रहा है तो देने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अब 1956 से पहले जो है वो सिर्फ जनरली ज्यादातर मैटर्स में सिर्फ पुत्र का दत्तक ग्रहण होता था, लेकिन 1956 के इस अधिनियम के लागू होने के बाद में एक पुत्री का भी दत्तक ग्रहण हो सकता है, कि लिया जा सकता है और लेने का उसका राइट है। ठीक है, 1956 से पहले एक कंपलसरी प्रोसेस होता था कि एक रिलीजियस सेरेमनी या धार्मिक होम या एक दत्तक ग्रहण संस्कार जो है वो कंडक्ट होना चाहिए। लेकिन अब आज के इस अधिनियम में कोई भी दत्तक ग्रहण होम संस्कार वगैरह की जरूरत नहीं है, बस ये है कि लोगों की जो कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन फॉलो कर ली गई है तो दत्तक ग्रहण कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस ये है कि देने वाला व्यक्ति कैपेबल होना चाहिए, जो व्यक्ति दत्तक ग्रहण में जा रहा है उसको जाने के लिए कैपेबल होना चाहिए, और लोगों की जो अदर प्रोसेस हैं उन प्रोसेस को अगर फॉलो कर लिया तो दत्तक ग्रहण कंपल्सरी हो जाएगा। अगर आप कभी इन फ्यूचर किसी दत्तक ग्रहण को कंडक्ट करवाते हैं, जैसे आपको क्लाइंट वकील बनते हो, कोई क्लाइंट आता है, तो इतने आपको ये सारे छोटे मोटे जो प्रोविजन है दत्तक ग्रहण के वो सारे क्लियर होने चाहिए। और एक चीज बात ध्यान में रखिए कि दत्तक ग्रहण का रजिस्ट्रेशन होना बहुत कंपल्सरी है, बिना रजिस्ट्रेशन आप उसको प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए दत्तक ग्रहण का जो आप डीड बनवाते हो या जो उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हो वो सारे डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू एडॉप्शन एक्ट सेक्शन 5, क्योंकि पहले के जो प्रोविजन है मैं बता चुका हूं। इस प्रोविजन में ये है कि सेक्शन 5 ये कहता है कि जो भी दत्तक ग्रहण किया जाना चाहिए वो इस दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत ही किया जाना चाहिए, या इसमें जो शर्तें दे रखी है उन सारी शर्तों को फॉलो होना चाहिए। अगर इस प्रोविजन के बियॉन्ड जाके, परे जाके अगर कोई दत्तक ग्रहण किया जाता है तो वो दत्तक ग्रहण शून्य होगा। और एक बार अगर दत्तक ग्रहण शून्य हो गया तो उस बच्चे के कोई भी अधिकार उस परिवार में अराइज नहीं होने वाले हैं। इस बात को आप क्लियर मान लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि अगर कोई दत्तक ग्रहण किसी भी कारण से या किसी भी प्रोविजन के वोल्यूशन के कारण शून्य हुआ है, यानी कि वो वॉइड हो गया है, तो फिर उस बच्चे के कोई राइट उस परिवार में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 5 जो है पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है कि जो कुछ भी दत्तक ग्रहण के लिए किया जाना है वो सारा इस दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत किया जाना चाहिए, उससे बियॉन्ड या परे जाके वो दत्तक ग्रहण नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 जो है कुल मिला के 4 कंडीशन बताता है। फर्स्ट कंडीशन, दत्तक देने वाला व्यक्ति दत्तक देने में कैपेबल होना चाहिए या समर्थ रखना चाहिए या उसका अधिकार होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को दत्तक देने का अधिकार ही नहीं है तो वो देगा क्या? जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है लेकिन कोई पड़ोसी क्या उसको दत्तक दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। क्या कोई बिना न्यायालय की अनुमति से कोई गार्जियन या कोई ऐसा कोई व्यक्ति किसी को दे सकता है? वहां भी नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण में दे रहा है तो उसको कैपेबल होना चाहिए दत्तक ग्रहण में देने के लिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन आती है कि अगर कोई व्यक्ति दत्तक ले रहा है तो उसको दत्तक लेने में भी कुछ कंडीशन या शर्तों को पालन करना जरूरी है, अदरवाइज वो जो है दत्तक ग्रहण जो वो भी शून्य हो जाएगा।
थर्ड चीज है कि दत्तक व्यक्ति जो दत्तक ग्रहण में जा रहा है, जो बालक जो है दत्तक ग्रहण में जा रहा है, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस एंड शर्तें जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। उस शर्तों का उस बच्चे को भी फॉलो होना चाहिए, या उसका उन शर्तों में उसका आना चाहिए। अगर वो उन शर्तों में भी नहीं आ रहा है तो दत्तक ग्रहण नहीं हो सकता। और इस अधिनियम में कुछ अन्य शर्तें बता रखी है जो आपको सेक्शन 11-12 में पढ़ने को मिलेगी, उनका भी वो फॉलो होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एक हिंदू पुरुष, जहां हम दत्तक लेने की कैपेसिटी की बात करते हैं, तो क्या पुरुष ले सकता है, क्या महिला ले सकती है? अब हम बात करते हैं कि हाँ, एक पुरुष भी किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण में ले सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, उस पुरुष का हिंदू होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हिंदू नहीं है तो इस हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत वो किसी बच्चे को दत्तक में नहीं ले सकता। तो फर्स्ट यानी कि जो व्यक्ति है, अगर कोई पुरुष किसी बच्चे को गोद लेना चाह रहा है तो उस पुरुष का हिंदू होना जरूरी है। दूसरा, स्वस्थ चित्त, यानी कि उसको अनसाउंड माइंड या पागल नहीं होना चाहिए। ये सारी ये जो प्रोविजन है, ये आपको कई सारे एक्ट्स में मिलेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो विकृत चित्त है वो संविधान नहीं कर सकता, तो ठीक यहाँ भी जो विकृत चित्त व्यक्ति है उस व्यक्ति को दत्तक ग्रहण करने से रोका गया है, ठीक है। थर्ड चीज आती है कि जो व्यक्ति, जो पुरुष जो है किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण में कर रहा है, तो वो ऐसा खुद पुरुष जो है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि वयस्क होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये वो कंडीशंस फॉलो करता है तो वो किसी बच्चे को गोद में ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति विवाहित है, अगर कोई, मैं फिर यहां जोर दे रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति विवाहित है तो दत्तक ग्रहण करने के लिए उससे उसकी पत्नी की सहमति या कंसेंट भी लेना कंपल्सरी है। अगर वो अपनी पत्नी की कंसेंट नहीं लेता है तो दत्तक ग्रहण उसका नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर उसकी पत्नी जो है संसार त्याग चुकी है या सन्यासी बन चुकी है, या उसका धर्म परिवर्तन करके अब वो हिंदू नहीं रही है, या जो न्यायालय ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो विकृत है, तो फिर वो अपनी पत्नी की सहमति के बिना भी कोई है जो दत्तक ग्रहण करना चाहता है वो दत्तक ग्रहण कर सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होने से पहले एक से अधिक शादियां कर रखी है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने 3 शादियां कर रखी है, और अब वो दत्तक ग्रहण लेना चाहता है, तो उसकी तीनों पत्नियों की कंसेंट कंपल्सरी होगी। अब तो वैसे ऐसा बायोगेमिस वाला मुझे नहीं लगता कोई मैटर होगा, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो हिंदू है और 1955 से पहले उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं, तो हर एक पत्नी की कंसेंट उसके लिए लेना कंपल्सरी है। तो ये जो कंडीशंस है वो सारी कि पुरुष के लिए एप्लीकेबल होती है कि पुरुष जो है इन ग्राउंड्स पे किसी बच्चे को दत्तक ले सकता है। अब हम बात करते हैं एक हिंदू नारी की या एक महिला की दत्तक ग्रहण करने के सामर्थ्य की, कैपेसिटी की। यहां भी वो फर्स्ट कंडीशन है जो सेक्शन 8 में बताई गई है कि महिला का हिंदू होना जरूरी है। ये की कंडीशन पुरुष के लिए भी थी कि महिला का हिंदू होना जरूरी है। सेकंड जो है, महिला स्वस्थचित होनी चाहिए। थर्ड जो है, अवयस्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने में समर्थ होनी चाहिए, ठीक है। यहां भी जो हम बात करें पति की, तो अगर उसका विवाह हो चुका है तो पति की सहमति जरूरी है। और पति की सहमति तब जरूरी नहीं होती है जब वो पति ने संसार त्याग कर दिया है, ठीक है, या वो हिंदू धर्म छोड़ के किसी और धर्म में कन्वर्ट हो चुका है, या फिर न्यायालय ने उसको डिक्लेयर कर दिया है कि व्यक्ति जो है अनसाउंड माइंड है या विकृत चित्त है। तो ये की एक कंडीशन दोनों के लिए सेम है। जिन ग्राउंड्स पे पति दत्तक ग्रहण कर सकता है, सेम उन्हीं ग्राउंड्स पे लगभग पत्नी भी दत्तक ग्रहण कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दत्तक देने की कैपेसिटी, यानी कि कौन व्यक्ति दत्तक दे सकता है। ये जो कंडीशन है वो सारी सेक्शन 9 में शो कर रखी है कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो उस बच्चे को कौन दत्तक दे सकता है? उसके माता पिता या संरक्षक। अब इसको नोट कर लीजिए, 3 जने ही दत्तक दे सकते हैं, या तो माता पिता दे सकते हैं, और यहाँ जो हम बात करते हैं नेचुरल गार्जियंस की, जो प्राकृतिक रूप से उसके माता पिता हैं, वो ही बच्चे को दत्तक में दे सकते हैं, या फिर जो संरक्षक है या गार्जियन है वो ही किसी व्यक्ति को दत्तक ग्रहण में दे सकता है, और कोई किसी व्यक्ति का ये दत्तक ग्रहण देने के लिए उसका कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन माता और पिता दोनों की जो है सहमति जो है दत्तक देने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर हाँ, उनमें से कोई एक जो है धर्म परिवर्तन करके अब हिंदू नहीं रहा है, या विकृत चित्त हो चुका है, या मर गया, तो फिर न्यायालय ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि व्यक्ति जो है अनसाउंड माइंड है, तो फिर वहां उसकी कंडीशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति के माता और पिता दोनों मर चुके हैं,
या दोनों ने अंतिम रूप से संसार जो है उसका त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया है, अब या वो कहीं गुम हो चुके, मिल नहीं रहे, या 7 साल से लापता है, तो ऐसे मैटर्स में न्यायालय की पूर्व अनुमति से, बाय द परमिशन, यानी कि न्यायालय की प्रायर परमिशन लेकर कोई जो गार्जियन जो है, संरक्षक जो है, ऐसे बच्चे को दत्तक ग्रहण में दे सकता है। फर्स्ट माता पिता का देना होना जरूरी है। अगर माता पिता नहीं है तो फिर जो न्यायालय की अनुमति से कोई गार्जियन भी किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण में दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशंस है ये दत्तक ग्रहण की देने के लिए की आती है। अब हम बात करते हैं कि किस व्यक्ति को दत्तक ग्रहण में लिया जा सकता है। पहली कंडीशन महिला की हुई थी, जिसमें महिला कब दत्तक ले सकती है, कब दे सकती है, पुरुष कब ले सकता है, दे सकता है। यहां अब जो सेक्शन 11 की बात करते हैं, या सॉरी सेक्शन 10 की बात करते हैं कि कौन व्यक्ति जो दत्तक में जा सकता है, यानी कि हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो दत्तक में जाने वाला है, उसको भी कुछ ना कुछ जो प्रोविजन है या जो कंडीशन है उसको फॉलो करना है। तो फर्स्ट, दत्तक ग्रहण में जो व्यक्ति जा रहा है उसका भी हिंदू होना जरूरी है। देखिए, अदर एक्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनमें आप मत जाइए, उनमें हिंदू होना जरूरी है। जैसे ज्वेल एंड जस्टिस एक्ट में के अकॉर्डिंग भी जो प्रोविजंस बने हुए हैं या जो संस्थाएं बनी हुई है, उसमें कोई भी बच्चा जो अनाथ है वहां उसका दत्तक ग्रहण हो सकता है। लेकिन यहाँ हिंदू अधिनियम में, इस हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम में उस बच्चे का हिंदू होना जरूरी है। ठीक है। सेकंड कंडीशन आती है कि वह पहले से दत्तक नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का एक बार दत्तक ग्रहण हो चुका है तो उसका इन फ्यूचर कभी भी फर्दर जो है अडॉप्शन नहीं हो सकता। ये बहुत इसका कई लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये प्रोविजन में बना हुआ है कि अगर कहीं एक बच्चे का पहले से दत्तक ग्रहण हो चुका है या उसको दत्तक ग्रहण में दिया जा चुका है तो उसका कभी भी दोबारा से दत्तक ग्रहण नहीं हो सकता। तो फर्स्ट, हिंदू होना चाहिए। सेकंड, उसका पहले से दत्तक ग्रहण नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन आती है कि वो जो बच्चा है जो दत्तक ग्रहण में जा रहा है उसका विवाहित नहीं होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर किसी परिवार में प्रथाएं हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि प्रथाओं को काफी जो महत्व दिया जाता है हिंदू अधिनियम में, जो आपने हिंदुओं में भी देखा होगा, यहाँ भी और अदर भी आपको मिलेगा कि अगर किसी परिवार में प्रथाएं हैं तो विवाहित व्यक्ति को भी दत्तक ग्रहण में लिया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि 15 साल से ऊपर के व्यक्ति को दत्तक ग्रहण में नहीं लिया जा सकता। तो यानी कि दत्तक ग्रहण में जो बालक जा रहा है उसकी मैक्सिमम एज जो है वो शो कर रखी है कि 15 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के परिवार में प्रथाएं हैं, यहाँ भी वही चीज फॉलो हो रही है कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार में प्रथाएं हैं कि 18 या 19 साल या 20 साल के व्यक्ति को भी दत्तक ग्रहण में लिया है तो लिया जा सकता है। अदरवाइज एक्ट रेस्ट्रिक्ट करता है कि 15 वर्ष से कम आयु के बालक का ही दत्तक ग्रहण हो सकता है। तो ये सारी तीनों कंडीशन हुई कि दत्तक लेने की, दत्तक देने की और दत्तक में जाने की कंडीशंस। अब हम बात करते हैं कि जो अदर कंडीशन, अदर जो प्रोविजन है उनको भी उसका फॉलो होना जरूरी है। ये सारे कंडीशंस जो है वो सेक्शन 11 में दे रखी है। इसके तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पुत्र को दत्तक में लेना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए कि ए नाम का एक व्यक्ति है और वो ये चाहता है कि किसी बेटे का दत्तक ग्रहण करे या पुत्र का दत्तक ग्रहण करे, तो उस व्यक्ति के पहले से न तो पुत्र होना चाहिए, ना पौत्र होना चाहिए और ना परपुत्र होना चाहिए। 3 व्यक्ति हैं, अगर इनमें 3 में से एक भी जीवित है तो फिर वो व्यक्ति दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति का पुत्र जीवित है तो फिर वो किसी पुत्र का दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति के पौत्र जीवित है, पोता जीवित है, बेटा बलि मर चुका है लेकिन पोता जीवित है, तभी वो व्यक्ति दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता। थर्ड कंडीशन, परपौत्र। पुत्र, पौत्र और परपौत्र अगर जीवित है तो वो व्यक्ति जो है दत्तक ग्रहण में किसी बालक को नहीं ले सकता। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी पुत्री का दत्तक ग्रहण लेना चाह रहा है, यानी कि किसी लड़की को लेना चाह रहा है दत्तक ग्रहण में, तो उसके पहले से पुत्री, पौत्री और परपोत्री नहीं होनी चाहिए, तभी वो दत्तक ग्रहण वैध होगा। मान लीजिए किसी के परपोता है और उसने बेटा ले लिया तो वो दत्तक ग्रहण नहीं हो सकता। एक समय में कोई व्यक्ति जो है लड़का और लड़की दोनों को गोद ले सकता है, लेकिन यहाँ फिर कंडीशन है कि पहले से उसके ना तो पुत्र होना चाहिए, ना पौत्र होना चाहिए, ना परपोत्री होना चाहिए। और जहां अगर लड़की को ले रहा है तो न पुत्री होनी चाहिए, न पोत्री होनी चाहिए, ना ही परपोत्री पहले से जीवित होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी व्यक्ति जीवित है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं सिंगल पेरेंट्स की। सिंगल पेरेंट्स को इस एक्ट में परमिशन दे रखी है कि अगर कोई पुरुष जो है किसी
बच्चे को गोद लेना चाहता है वो ले सकता है। यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन है कि अगर कोई पुरुष सिंगल रहते हुए किसी लड़की को गोद लेना चाहता है तो उसकी एज में और उस लड़की की एज में कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ए नाम का एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, वो किसी बच्ची को गोद लेना चाहता है और बच्ची जो है वो 6 साल की है, तो इसका मतलब ये है कि आप 6 में 21 साल जोड़ दीजिए तो कम से कम 27 साल उसकी एज होगी, तभी वो उसको ले पाएगा, अदरवाइज वो उसको गोद नहीं ले पाएगा। तो यहाँ जो एज रेस्ट्रिक्शन है दोनों के बीच में 21 साल का अंतर रखा हुआ है। ठीक है कि ये प्रोविजन किसी महिला के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। एक महिला सिंगल पेरेंट्स के रूप में किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण कर सकती है या किसी लड़की को भी दत्तक में ले सकती है, लेकिन अगर वो किसी लड़के को गोद लेती है तो उस लड़के में और उस महिला में 21 साल का मिनिमम जो है अंतर होना चाहिए। तो ये दोनों जो कंडीशन है दोनों के लिए सिमिलर है। ठीक है, अगर कोई पुरुष किसी लड़की को ले रहा है तो 21 साल उसमें अंतर होना चाहिए। एक महिला अगर किसी पुरुष को गोद ले रही है या किसी बालक को गोद ले रही है तो दोनों के बीच में 21 साल उस उम्र का अंतर होना चाहिए अगर वो सिंगल पेरेंट्स है तो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि एक ही व्यक्ति जो है एक से अधिक व्यक्तियों को दत्तक ग्रहण में नहीं दिया जा सकता। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तो काफी मृताक्षरा में भी यही प्रोविजन है कि एक बार में एक ही व्यक्ति के माता पिता हो सकते हैं दत्तक ग्रहण में, एक से अधिक माता पिता उसके नहीं हो सकते। तो दत्तक ग्रहण जो है एक साथ एक से अधिक या समूह के रूप में नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए 5-6 भाई हैं, वो अगर मिलकर कहें हम बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो नॉट पॉसिबल, सिर्फ एक व्यक्ति ही गोद ले सकता है, अदरवाइज हर एक व्यक्ति को अपने लिए अलग अलग सेपरेट गोद लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दत्तक ग्रहण के लिए क्या किसी होम की या यज्ञ की या कोई सैक्रामेंट या कोई जरूरी है। यहाँ ये एक्ट जो है वो क्लियर मना कर देता है कि किसी प्रकार का होम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करें वो जो एक फर्दर प्रोसेस है और वो एक कंपल्सरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दत्तक ग्रहण हो चुका है तो दत्तक ग्रहण का क्या परिणाम होगा, द रिजल्ट ऑफ द एडॉप्शन। यानी कि दत्तक ग्रहण हो चुका है तो जिस परिवार से वो बच्चा गया है उस परिवार से उसके सारे संबंध सारे रिलेशन क्लोज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी का एक बेटा है सी, उन्होंने उस बच्चे को गोद दे दिया डी और एफ को, तो इसका मतलब यह है कि ए बी के सारे रिलेशन उस बच्चे से समाप्त हो जाएंगे। अब जो बच्चा सी गया है उस परिवार से उसके सारे कनेक्शन उससे कट चुके हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी उस बच्चे में वेस्टेड हो चुकी है, अगर कोई प्रॉपर्टी उस बच्चे में यानी कि जो दत्तक ग्रहण में जा रहा है वेस्टेड हो चुकी है तो वो उस प्रॉपर्टी को लेकर ही उस परिवार के अंदर जाएगा। ठीक है, अदरवाइज बाकी उस परिवार से सारे रिलेशन खत्म हो जाएंगे सिवाय वैवाहिक संबंधों के। यानी कि अगर वो वैवाहिक संबंध जैसे हम सपन संबंधों की बात करें तो यहाँ तो उसके 2 सपन संबंध गवर्न हो गए। एक तो जो प्राकृतिक माता पिता के सपन जो रिलेशन है वो आपने पढ़े होंगे, और यहाँ जो दत्तक ग्रहण में जो माता पिता है उसके भी सपन संबंध। तो वहां जहां हम विवाह की बात करते हैं तो सपन संबंध पे उस पर रोक है, शादी तो वो यहाँ भी नहीं कर पाएगा इन रिलेशन में और यहाँ भी वो नहीं कर पाएगा। अदरवाइज जो है सारे कनेक्शन जो है उस बच्चे से के कट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उस बच्चे की दत्तक ग्रहण से पहले जिस परिवार में वो जा रहा है उससे अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी चली गई है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के बारे में उस व्यक्ति को डिसेबल नहीं करेगा। यानी कि अब उसके राइट है आज सर होंगे, पहले वो से अगर कोई बात हुई है जैसा भी किसी को उसका प्रॉपर्टी चली गई है तो वो ऐसा में किसी व्यक्ति को डिसेबल नहीं करेगा, वहां उसके राइट्स जो है इफेक्टेड नहीं हो सकेंगे। ठीक है, ये सारे जो है प्रोविजंस हैं इसके इफेक्ट के बारे में, यानी कि उसके सारे रिलेशन क्लोज हो चुके हैं। लेकिन हाँ वो किसी भी व्यक्ति को डिसेबल नहीं कर रहा है, जो भी उसके राइट जो है वो उनके बारे में। अब हम बात करते हैं कि एक बार क्या दत्तक ग्रहण हो जाता है तो क्या वो कैंसिल हो सकता है। देखिए 2 कंडीशन है कि अगर इस एक्ट के परे जाके या इसकी एक्ट का वॉल्यूशन करके कोई दत्तक ग्रहण हुआ है वो शून्य है, लेकिन एक बार वैध दत्तक ग्रहण हो चुका है यानी कि वैलिड सारे प्रोविजन है उनका फॉलो हो चुके हैं, तो फिर जो है किसी भी कीमत पर दत्तक ग्रहण को कैंसिल नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार जो हो चुका है वंस एडॉप्शन इज फाइनल एंड एब्सोल्यूट और बाउंड ऑन द पार्टी, यानी कि वो सभी के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा, फिर उसका वो कैंसिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन कैंसिलेशन के जो ग्राउंड्स मैंने आपको बताए अगर उन ग्राउंड पे है तभी वो जो है वो शून्य होगा, अदरवाइज जो है एडॉप्शन जो है अपने आप में एब्सोल्यूट होगा। फाइनली लास्ट कंडीशन कि अगर कंसिडरेशन किया गया है दत्तक ग्रहण के लिए, जैसे मान लीजिए कि ए बी का बेटा है सी, इन्होंने उसको गोद दे दिया है किसी एक्स और वाई को,
और उसके बदले में उसने 5 लाख रुपए ले लिए, 10 लाख रुपए ले लिए, या कोई प्रॉपर्टी अपना नाम करवा ली, तो ये जो है वो पनिशेबल है। ठीक है। और ऐसे में जो व्यक्ति ऐसा इस प्रकार से ट्रांजेक्शन करता है या प्रतिफल प्राप्त करता है, तो उसके लिए 6 महीने तक की कोई जो सजा है वो हो सकती है, या जुर्माना जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, और दत्तक ग्रहण भी वो वैलिड नहीं रहेगा। तो कंसिडरेशन जो है वो उसके लिए इसको प्रोहिबिटेड किया गया है कि कंसिडरेशन दत्तक ग्रहण के लिए मना है। ठीक है। अब यहाँ अगर आप में से किसी को कोई कंडीशन कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिए, जो सारी जो अभी तक जो डिस्कशन करी है। प्रॉब्लम? यस सर जी, इसमें आपने बताया कि है ना, जब वो दत्तक ग्रहण हो जाएगा, जैसे ए बी है, उसका बेटा सी है सर, तो वो डी और एफ दत्तक हो जाता है, तो सर उसकी जो पैतृक संपत्ति है जैसे ए और बी की पूर्वज की, तो उसमें उस सी का पोर्शन होगा कि नहीं होगा सर, वो क्लेम कर सकता है क्या? नहीं, देखिए सुनिए, अगर प्रॉपर्टी उस बच्चे में वेस्टेड हो चुकी है, जैसा मैंने आपको बताया है पहले कि अगर प्रॉपर्टी उसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक तो वेस्टेड नहीं हुई है और दूसरा उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड हो चुकी है। अगर वो प्रॉपर्टी वेस्टेड हो चुकी है तो वो उस प्रॉपर्टी को लेके जाएगा। ये सारे प्रोविजन जब आप सेकंड ईयर में आएंगे तो टीपी में भी कई जगह दे रखे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी वेस्टेड होती है या किस प्रकार से प्रॉपर्टी वेस्टेड हो जाती है, यानी कि उसमें प्रॉपर्टी निहित हो चुकी है तो वो उस प्रॉपर्टी को लेकर जाएगा। अगर प्रॉपर्टी निहित नहीं हुई है तो फिर वो उसके राइट्स नहीं रहेंगे। यहाँ तो दोनों में थोड़ा सा पैतृक संपत्ति और इसमें आएगी क्या, मतलब रजिस्टर्ड वाली में वो भी क्यों, अगर उसमें वेस्टेड हो चुकी है प्रॉपर्टी तो वो लेके जाएगा। अगर वेस्टेड नहीं हुई तो फिर उसके राइट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि अब वो जिस परिवार में जा रहा है उस परिवार की पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा रहेगा। जी सर, थैंक यू। तो ये दत्ता होमम वाला क्या टर्म है? एक बार आप वापस बोलिए। तो दत्ता होमम पेज नंबर 2 to 5 के बुक में दे रखे हैं। दत्तक होम का मतलब कोई रिलीजियस सेरेमनी करवाना, जैसे कोई यज्ञ वगैरह करवाना, या कुछ लोगों को बुला के जो एक छोटी मोटी सेरेमनी होती है वो पहले कंपल्सरी मानी जाती थी कि किया जाना चाहिए, लेकिन अब कोई किया जाना कंपल्सरी नहीं। अब तो बस ये कि दत्तकग्रहण के कंडीशन फॉलो होगी, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, दैट इज फाइनल। तो अब जो दत्तक होम जिसको बोलते हैं, यज्ञ वगैरह या जो सारे प्रोविजन वो कंपल्सरी अब नहीं रहे। ये दोनों में एक अंतर। सर ये एज लिमिट क्या है सर, दत्तक पुत्र की, जो दत्तक पुत्र पुत्री की एज लिमिट क्या है सर, कहाँ तक एज है जो जा सकते हैं सर? देखिए, जहां तक हम दत्तक ग्रहण में जो बच्चा जा रहा है उसके जाने की एज की हम बात करें तो वो 15 साल है। 15 साल से ऊपर के बच्चे का दत्तक ग्रहण हिंदू अधिनियम में, दत्तक ग्रहण अधिनियम में नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के परिवार में प्रथाएं हैं पहले से चली है कि वो 15 साल क्या 18 साल 20 साल 22 साल का भी व्यक्ति गोद ले रहा है तो वो परिवार ले सकता है या कुटुंब ले सकता है। लेकिन अगर परिवार में प्रथाएं नहीं है तो फिर 15 साल से कम के व्यक्ति को ही दत्तक ग्रहण में लेना पड़ेगा। दैट इज कंपल्सरी कंडीशन है। तो ये एज के बारे में है। नहीं सर, जैसे आप बोल रहे हो कि अगर प्रथाएं है तो जा सकता है। अगर सर मान लीजिए कोई एडल्ट है जो 20 से 21 साल का है, अगर वो जाएगा तो क्या सर उसके कंसेंट की जरूरत पड़ेगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो अगर 18 से ऊपर के हो गया तो वो खुद ही जाना चाह रहा है, ठीक है ना, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि 18 साल के व्यक्ति जो है उसको आप बाउंड नहीं कर सकते कि किसी के लिए के घर पर दत्तक चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मान लीजिए आप एक 30 साल का व्यक्ति है, ठीक है ना, अब उसके माता पिता उससे खुश नहीं है तो वो कल को ये करेगा कि मैं इसको दत्तक दे रहा हूँ। वो इसीलिए तो ये प्रोविजन किया हुआ कि 15 साल से कम के व्यक्ति को ही दत्तक ग्रहण में दिया जाए। अब वो अगर माँ बाप उससे खुश नहीं है वो दत्तक दे देते हैं तो वो उस परिवार से उससे कनेक्शन कट होंगे। तो ऐसे जो प्रोविजन है उसी के लिए है, ऐसी चीजों को रोकने के लिए। तो यहाँ जो है अगर वो ऊपर जा रहा है तो फिर वो जो ले रहा है सिर्फ उसकी कंडीशन की जरूरत होगी और किसी की भी कंडीशन की जरूरत नहीं यहाँ नहीं रहेगी। परिवार में ऐसी प्रथाएं होनी चाहिए, उसको प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो प्रूव नहीं कर पाया तो फिर इन फ्यूचर आप कई सारे केसेस देख लेना, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आती है, मैक्सिमम क्या मतलब लोग 99 क्या मैं कह रहा हूँ 100% जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर ही इन फ्यूचर आती है। बाकी किसी को कोई किसी परिवार से कुछ नहीं है। होता क्या है कि लोगों को लगता है कि अगर इस परिवार में दत्तक नहीं होता तो प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती, तो लोग कोशिश करते हैं इन फ्यूचर कि ये प्रकार ऐसे या जैसे भी इस परिवार का जो एडॉप्शन है उसको कैसे रद्द करवाया जाए। तो यहाँ जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉपर्टी को लेके आएगी। अदरवाइज प्रॉपर्टी अगर नॉर्मल है या ज्यादा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आप लोग जितने केसेस देखेंगे आपको यही मिलेगा कि लोग इसलिए कैंसिल करवाना चाह रहे थे कि दत्तक को कि
उसके कैंसिल होने से प्रॉपर्टी के जो वारिस है कुछ कोई और हो जाते हैं। तो ये सारे कई सारे केसेस मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपसे ये एक चीज भी कही थी कि दत्तक ग्रहण होने के से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति में वेस्टेड भी हो चुकी है तो वो बच्चा उसको डिसेबल नहीं करेगा। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी राइट से कनेक्टेड चीजें हैं। ओके एनी अदर क्वेश्चंस? सर है ना, जैसे कि आप सिंगल पेरेंट्स का बता रहे हैं, तो अगर सर जैसे सर दत्तक ग्रहण हो गया है तो उसके बाद अगर वो शादी कर लेते हैं और उनकी कोई संतान होती है। सिमरन वापस बोलिए। सर मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप सिंगल पेरेंट्स का बता रहे हैं ना कि दो क्राइटेरिया, तो सर अगर कोई सिंगल पेरेंट्स है सर, उसको दत्तक ग्रहण किया और उसके बाद अगर वो कोई शादी कर लेते हैं और उनकी कोई संतान होती है, तो सर वो जो दत्तक ग्रहण किया है बच्चे के राइट्स तो मतलब रिजर्व रहेंगे ना सर? आप सुनिए। देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सिंगल है, कोई महिला है, उसने एक बच्चे को गोद ले लिया। अब गोद लेने के बाद वो विवाह कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ जो उसका पिता है, मतलब वो जो शादी करने के बाद जो उसका पति है, उस बेटे का सौतेला पिता माना जाएगा। ये जो सौतेले पिता का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ एप्लीकेबल होता है, वो उसका सौतेला पिता है। अब प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो जो अगर माँ की कोई प्रॉपर्टी है, माता की कोई प्रॉपर्टी है, तो उसमें दोनों उसके जो भी बच्चे हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो एडॉप्शन से हो, उनका समान रूप से उस प्रॉपर्टी पर राइट बनेगा। लेकिन जहाँ पिता की प्रॉपर्टी की बात करें विवाह के बाद में, वहां एक थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट हो जाएगा। नेचुरल जो बच्चे हैं वो उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, अदरवाइज दूसरों के जो उसके राइट्स है वो नहीं होंगे। लेकिन माता की प्रॉपर्टी में सभी सारे बच्चे समान रूप से हकदार होंगे। यहाँ पिता जो है वो उनका सौतेला पिता की तरह उसका वो रहेगा व्यवहार। अच्छा सर, तो जिसने दत्तक ग्रहण किया उसकी प्रॉपर्टी में तो इक्वल राइट्स होंगे दोनों के सर, है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। एनी एक क्वेश्चन? क्वेश्चन मेरा ये था, ये सर एक क्वेश्चन और था सर, जैसे अनमेरिड कपल है, मान लीजिए कपल नहीं है सर, अनमेरिड कोई है, तो सर वो भी दत्तक पुत्र ले सकता है सर? देखिए उनको कई सारी कॉम्प्लिकेशंस का फॉलो करना पड़ेगा। अनमेरिड कपल की बात करें तो जिसको हम बोलते हैं लिविंग रिलेशन में, ठीक है ना। लेकिन अगर वो दत्तक लेने के लिए जाएंगे तो वहां उसका किन ग्राउंड पे वो दोनों व्यक्ति ले रहे हैं, ठीक है ना, किन ग्राउंड पे ले रहे हैं, वो उनको ग्राउंड शो करना पड़ेगा। और यहाँ अगर वो ये शो नहीं कर पाएंगे तो उनको दत्तक देने से भी मना हो सकता है, ठीक है। यहाँ जो है कंपल्सरी है कि अगर वो कोई सिंगल ले रहा है तो सिंगल है, पति पत्नी ले रहा है तो पति पत्नी के युग्म के रूप में, उसके एक जॉइंट के रूप में उसको ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर वो सिंगल है तो फर्स्ट क्वेश्चन उठेगा कि दत्तक कौन ले रहा है इनमें से। अगर वो संयुक्त रूप से ले रहे हैं, जॉइंट रूप से ले रहे हैं, तो उनका पति पत्नी होना जरूरी है। और पति पत्नी अगर है और उनमें से अगर एक ही कंसेंट की जरूरत नहीं है तो वो कंडीशन है कि कब जरूरत नहीं है, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक छोटी प्रॉब्लम आती है, छोटी मोटी, कि अगर वो विवाहित नहीं है तो फिर जो है कौन व्यक्ति दत्तक ले रहा है, क्योंकि वो कपल के रूप में नहीं है। इसलिए यहाँ कपल के रूप में अगर वो दत्तक लेना चाह रहे हैं तो वो स्पेसिफिक करें। अदरवाइज क्या होगा कि कल में दोनों में से कोई एक छोड़ के चला गया उसमें, तो उसको पेरेंट्स कौन होगा। तो ये कई सारी कंडीशंस होती हैं। ओके सर। एनी क्वेश्चंस? चलिए क्लोज करते हैं क्लास को। कल 11 बजे शायद क्लास नहीं होगी आप लोगों की, क्योंकि कल एक कोई सेमिनार है, तो अपने कॉलेज की तरफ से वो उस कारण जो है 11 बजे वो सेमिनार भी 11 बजे स्टार्ट होगा। तो कल मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे दूं और आपको 11 से 12 का टाइम दे दूंगा। उसमें आप लोगों को सोल्व करके उसको वापस अपलोड करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आप अपने आप को चेक कर लेना कि आपको कितना उसमें नॉलेज है। दो है हिंदू लॉ से अकॉर्डिंग, या हो सकता है कोई छोटे मोटे अदर एक्ट जो आपके काम के हो, उसकी कुछ गूगल लिंक का मैं आप लोगों को भेजूंगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है मैंने उसको, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ही भेजूंगा, हिंदी लॉ वाले में, ठीक है। तो कल शायद आप लोगों की क्लास नहीं होगी, कल मैं सवेरे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। सर आप नोट्स भेज दें। नोट्स तो मैं अपलोड कर रहा हूँ साइट पे। ओके, नहीं सर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में तो भेज देते। चलो देख लूंगा मैं ना। सर एक क्वेश्चन था, अगर कोई अगर कोई आदमी है ना, अगर सिंगल पेरेंट है, ठीक है, एंड बॉय को ही अडॉप्ट करना चाह रहा है, तो उस केस में क्या एज लिमिट होगी सर? 21 एज? इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ डिफरेंट जो है लिंग अगर है तो एज लिमिट है। अगर लड़का किसी लड़की को लेना चाह रहा है तो एज लिमिट है, लेकिन लड़का ही लड़की को लेना चाह रहा है तो कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे 18 साल का अगर कोई लड़का है तो ले सकता है, 6-7 साल के बच्चों को भी ले सकता है।
लेकिन अगर 18 साल का लड़का किसी 5 साल की लड़की को लेना चाह रहा है तो नहीं लगता। यहाँ एज डिफरेंस जो है वो विपरीत लिंगों में दे रखा है। ओके सर, इनके अगर 21 साल का लड़का अगर जो है उसको अगर दत्तक लेना चाह रहा है तो ले सकता है क्या? कैसे? मतलब आप जैसे कोई मतलब है ना, कोई एडल्ट है, ठीक है, मतलब मान लो कोई 30 साल का लड़का है या फिर कोई आदमी है, ठीक है, वो किसी हाँ। 21 साल के लड़के को अगर एडॉप्ट करना चाह रहा है। नहीं, वहां वापस कंडीशन हो जाएगी कि 15 साल से ऊपर के व्यक्ति को गोद नहीं ले सकते। ओके 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 ओके, ठीक चाहे है, लड़का हो। विवाहित को भी नहीं ले सकते। 15 साल से ऊपर के व्यक्ति को नहीं ले सकते, विवाहित को भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के परिवार में कस्टम है, यूजेस है, प्रथाएं हैं, और प्रथाओं में भी ये चीज फॉलो होनी चाहिए कि उस कुटुंब ने उसका कंटिन्यूइंग उसको फॉलो किया, शांतिपूर्वक उसका पालन हुआ है, उस परिवार ने उस प्रथाओं को छोड़ा नहीं है, तो फिर वो उसका हो सकता है। और बहुत कम, बहुत माइनर 0.1 केसेस होंगे ऐसे कोई जिसमें लिया जा सकता हो, बाकी बहुत मुश्किल है ऐसे केसेस। तो सर इन केसेस में अगर प्रथाएं हैं तो वो भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रथाएं हमारे परिवार में। बिल्कुल, एक किसी ने उसको चैलेंज कर दिया। होता क्या है कि जब दत्तक ले लिया, दत्तक लेने के बाद में जो माता पिता वो मर गए, बच्चा प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है, फिर कहीं से कोई आएगा कोई व्यक्ति कि आपका जो एडॉप्शन है वो तो इलीगल है, आप हो ही नहीं सकते, ये हमारे परिवार में पता ही नहीं, कोर्ट में केस चलेगा, प्रूव करना पड़ेगा उसको। कहां से प्रूव करेगा? ओके ओके ओके, सारे एविडेंस के अकॉर्डिंग सारे लाने पड़ेंगे उसको, पुराने डॉक्यूमेंट्स के परिवार में कब किन किन व्यक्तियों का दत्तक ग्रहण हुआ उसकी लिस्ट उसको बतानी पड़ेगी कि उससे पहले जो है 40 साल पहले इसका लिया, 70 साल पहले इसको लिया, 100 साल पहले, सारे पुराने डॉक्यूमेंट निकाल के उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रथाओं को इस प्रकार से अगर आपके पास है, प्रूव है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल है। जी सर। एनी क्वेश्चन? दूसरे देश से ले सकते हैं दत्तक? क्या चीज? सर, दूसरे देश से मतलब इंडिया से बाहर से अगर कोई लेना चाहे तो नहीं, उसके लिए ये अगर इन कंडीशन को अगर फॉलो हो रहा है, बच्चा अगर हिंदू है, ठीक है ना, और ये सारे कंडीशंस फॉलो हो रही है तो हो सकता है। लेकिन जनरली आप अगर एक चीज देखेंगे तो बाहर से आकर कोई इंडियन में अगर गोद देना चाहे तो सरकार उसको रोकती है। ठीक है ना, ये वो बना हुआ है, कोई प्रोविजन बना हुआ है कि अदर कंट्रीज में रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है दत्तक ग्रहण के लिए। लेकिन अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही है सारी तो लिया जा सकता है। NRI वगैरह हैं, कई लोग जो बाहर रहते हैं वो लेते भी करते भी दत्तक ग्रहण को। थैंक यू सर।